What the fuck? आफताब ने इतनी तेजी से सुहाना को बाथरूम से बाहर निकाला कि सुहाना के साथ साथ बाहर खड़े हवलदार भी नहीं समझ पाए कि यह हुआ क्या। जब उनकी समझ में आया तो उन्होंने तुरंत सुहाना के दोनों हाथ पकड़ लिए। Hey, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? You dumbass! Grab him. He's the owner of this house. He's inside the bathroom. एक पुलिस वाले ने उसका मुंह दबोच लिया। ये चुप रही येड़ी, शांत हो जा। कुत्ती काटती है। सुहाना ने पुलिस वाले का हाथ जोर से काटा और ऐसे चिल्लाने लगी जैसे उसके साथ गलत हो रहा है। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ! ये पुलिस वाले मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। Help me, help me! सुहाना की चीख से घबराकर दोनों पुलिस वालों ने उसका हाथ छोड़ दिया और दूर हटकर खड़े हो गए। You get out of this house! जाओ, पहले किसी लेडी पुलिस को लेकर आओ। देख नहीं रहे यहाँ पर कितनी गर्ल्स हैं? जाओ, जाओ यहाँ से। पुलिस वाले सच में कुछ सेकंड्स तक पीछे हुए, फिर उनमें से एक जोर से हंसा। तू अपने को एड़ा समझी क्या, येड़ी? सुहाना ने देखा कि पुलिस यूनिफॉर्म में दो मोटी मोटी औरतें उसको पकड़ने के लिए आ रही थी। सुहाना बेडरूम की तरफ भागी। तभी वो मोटी औरत भी भागी और सुहाना की गर्दन दबोच ली। आ मम्मी, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरी गर्दन टूट जाएगी आंटी, प्लीज छोड़ो। इधर पुलिस वालों ने सारा फोकस बाथरूम के दरवाजे पर लगा दिया। सुहाना की चिल्लम चिल्ली की वजह से उनको थोड़ा लेट याद आया कि लड़की बाथरूम से निकली नहीं बल्कि धक्का मार के निकाली गई थी। उन्होंने एक के बाद एक लात मार मार कर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर घुसकर उन्होंने देखा कि कांच की खिड़की टूटी हुई थी और उसमें एक कपड़ा फंसा हुआ था। ये कपड़ा आफताब की टी शर्ट का था। वो एग्जॉस्ट के लिए बने छोटे से झरोखे से बाहर निकल गया था। वहां से बालकनी में कूदने के बाद उसने खतरों का खिलाड़ी बनते हुए बालकनी से बाहर झांककर तेज हवाओं के बीच बालकनी से डायरेक्ट इमरजेंसी स्टेयर्स पर छलांग लगा दी थी। आफताब की सिर्फ टी शर्ट ही नहीं फटी थी, उसके पेट में भी थोड़ा सा कांच चुभ गया था जहां से खून आ रहा था। वो जैसे तैसे लुढ़कता हुआ बिल्डिंग से नीचे पहुंच गया, लेकिन इस एरिया की मेन रोड पर कोई ऑटो रुकता ही नहीं था। यहां नो स्टॉप डोंट हॉन्क के बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे थे। हॉर्न मारने वाली बात तो पब्लिक नहीं मानती थी, पर गाड़ी रोकने से हर कोई बच रहा था। पेट से निकलते खून की वजह से आफताब की आंखों में बेहोशी छा रही थी। तभी उसे एक बैटरी स्कूटी पर जाते लड़के ने गलती से ठोक दिया। आफताब की आंखें बंद हो गई, वो बेहोश हो गया। आफताब से जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन में बैठा मन्नू यास्मीन के कैंपस फ्रेंड्स के साथ चाय के चीयर्स कर रहा था। उसे ये दुनिया इसलिए भी अच्छी लग रही थी कि यहाँ उसको कोई जज करने वाला नहीं था। चाय पीने के बाद यास्मीन के बाकी क्रांतिकारी दोस्त चले गए। So, what's next? Don't know. बहुत टाइम बाद मैंने इतना रिलैक्स दिन बिताया है। I am overwhelmed. तुम्हारी स्टोरी ही इतनी इंटरेस्टिंग है यार। स्पेशल डे तो हमारा था। तुमने देखा, सबने तुम्हारी स्टोरी की तारीफ की। I think you should approach a film producer. कुछ भी ऐसा नहीं होता यार। हर कहानी पब्लिक के लिए नहीं होती। वो तो तुम मेरे किसी क्लोज वन को जानती नहीं हो, इसलिए मैंने सुना दी, वरना मैं नहीं चाहता कि ये सब मेरे अब्बू को पता चले। मनु ने शिवानी के गुंडे चाचू से लेकर शिवानी के गुंडा बनने तक की स्टोरी इस फिल्टर के साथ सुनाई थी कि पूरी स्टोरी में मनु या तो हीरो की तरह नजर आए या विक्टिम की तरह। यास्मीन की एज बहुत कम थी। वो अपनी जवानी के उस पीरियड में थी जिसमें तुरंत कोई अच्छा लगने लग जाता था और तुरंत किसी से झगड़ा हो जाता था। फिलहाल उसे मनु का ऑरा अच्छा लग रहा था। By the way, तुम कहाँ जाने वाले थे? I mean, अगर मैं नहीं मिली होती तो? Oh gosh, मैं तो तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने वाली थी। चलो चलो उठो। Calm down, बैठ जाओ। कोई फायदा नहीं पुलिस स्टेशन जाकर। Oh, what do you mean? I mean, I know our system and jurisdiction is a sham and it should be changed, but complain करना तो mandatory है। मनु ने यास्मीन का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
अगर मुझे अभी इसी वक्त कहीं जाने की जरूरत है तो वो है कहो, कहाँ चलना है? किसी मॉल में जहां मैं नए कपड़े लेकर चेंज कर सकूं। You got me for a moment. चलो मैं तुम्हारी शॉपिंग करवाती हूँ। अरे नहीं। क्या नहीं? यहाँ पर तुम्हारा है ही कौन? फिर तुम्हारे पैसे भी तो लूट लिए ना उन लोगों ने। मनु क्या बताता कि उसके पास अभी कुछ था तो वो पैसे ही थे जो उसने घूसखोर पुलिस वाले रघुवीर के मुंह से छीने थे। यास्मीन बच्चों की तरह खुश होती हुई सीधे पार्किंग में अपनी स्कूटी के पास गई। Listen Malik, can I call you Mallu? No, Mallu sounds so racist. Yeah, you're right. You can call me मन्नू दो। मुझे स्कूल में भी कुछ लोग मन्नू बुलाते थे। Oh nice. Yes, तुम्हारे फेस पर मन्नू नाम सूट करता है। So मन्नू, मैं क्या कह रही थी, कल से हमारा कॉलेज 3 दिन के लिए बंद है और मैं दिल्ली में बोर हो चुकी हूँ। So, कहाँ जाना चाहती हो? What about your place in अम्बाला? मैंने कभी विलेज नहीं देखा। मनु पहले ही उससे नाम को लेकर झूठ बोल चुका था। अब अगर वो घर आ जाती तो उसका भांडा फूट सकता था। यास्मीन, don't you think it is not safe for you? I mean, आज ही मिली हो तुम मुझसे और तुम मेरे होम टाउन जाना चाहती हो? See, that's what wrong perception does to society. एक लड़की अकेले लड़के के साथ नहीं जा सकती because it is not safe. How cheap that thought is. Forget it. मुझे भी नहीं जाना तुम्हारे साथ. Let's go. हमें शॉपिंग करनी है. Calm down, यास्मीन, calm down. हम शॉपिंग करके किसी हिल स्टेशन भी तो जा सकते हैं ना? No. मनु समझ गया था कि उसकी एक ना से यास्मीन का फ्यूज ऑफ हो गया था। उसे और बहस करना मतलब झगड़ा बढ़ाना था और फिलहाल मनु किसी लड़की से झगड़ा करने के मूड में नहीं था। इधर अंकिता के घर के अंदर साहिल, अंकिता और शिवानी तीनों की सांसें इतनी तेज चल रही थी कि कमरे की ऑक्सीजन खत्म होने लगी। बेड से उठकर सबसे पहले शिवानी ने कपड़े पहने। शिवानी, शिवानी थोड़ा पानी प्लीज। हाँ, मुझे भी गुजारिश है। शिवानी लड़खड़ाती हुई किचन तक पहुंची और सिर्फ पानी देने के बजाय नींबू शिकंजी बनाने लगी। 2 मिनट बाद वो 2 ग्लास लेकर वापस आई। उसने एक अंकिता को पकड़ा दिया। अंकिता एक सांस में पूरा ग्लास पी गई। साहिल हसरत भरी निगाह से शिवानी को देखता रहा। उसके हाथ अभी भी बंधे थे। उसकी पैंट्स उसकी बॉडी से दूर पड़ी थी। उसकी बॉडी में जितनी ताकत थी उसका 120% वो खर्च कर चुका था। सुबह से शाम हो गई थी पर उसको अब तक पानी नहीं मिला था। अब तो बदला ले लिया ना तूने शिवानी, अब तो पानी दे दे, मैं मर जाऊंगा। शिवानी उसी के सामने पूरा ग्लास एक सांस में पी गई। इतनी देर में अंकिता ने भी कपड़े पहने। शिवानी ने उसको इशारे से बाहर चलने के लिए कहा। शिवानी ऐसा मत कर, मुझे माफ कर दे। कुतिया साली राट तेरी माँ। शिवानी ने जोर से दरवाजा बंद किया, हॉल में आकर बैठ गई। अंकिता ने डाइनिंग टेबल पर रखे पानी के जग में ही मुंह लगा लिया और पीने लगी। शिवानी यार देख देख, हमने जो इसका हाल किया है ना, ये जिंदगी भर भूलेगा नहीं। हाँ, अब इसको छोड़ दे यार प्लीज। नहीं बहन, वो 17 बार कर चुका है, 17 टाइम्स। हाँ, उसने पानी भी नहीं पिया है। इवन मैं 8-10 बार हो चुकी हूँ। एनफ यार, बस कर वरना हमसे मर्डर हो जाएगा। हमसे नहीं, मुझसे। ये मैं अपने सर ले लूंगी, तू टेंशन मत ले। ओहो, कैसे ना लूं, घर तो मेरा है ना। शिवानी ने अंकिता को घूर के देखा। आ गई अपने मतलब पे। एक बार भी नहीं सोचा तूने कि इस जैसा लड़का अगर हम दोनों में से किसी को भी दबोच लेता तो क्या करता? क्या वो हमें जिंदा छोड़ता? इसके भाई ने मेरे साथ क्या क्या किया था मैं बताऊं तुझे? अंकिता ने बड़े प्यार से शिवानी का हाथ पकड़ लिया। शिवानी ने झटके से छुड़ा लिया। अंकिता ने फिर पकड़ लिया। देख शिवू, आई एम सॉरी कि मैंने रात में तुझे ऐसा कुछ करने के लिए कहा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। यहाँ ऐसे मर्डर करना इज नॉट गुड। उसको लेसन मिल गया है यार, अब वो कभी नहीं भूलेगा। यस, यही तो पॉइंट है मेरा। ये कभी नहीं भूलेगा। और आज इसको जिंदा छोड़ दिया तो कल फिर ताकतवर होकर आएगा और फिर हम दोनों को ढूंढ निकालेगा और ऐसे ही बांध देगा जैसे हमने इसे बांधा है।
एंड यू नो व्हाट, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। These rapists should be hanged till death. उसको रेपिस्ट कह रही हो और खुद भी तो। शिवानी ने तुरंत थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। अंकिता ने आंखें बंद कर ली। शिवानी ने हाथ बीच में ही रोक लिया। I'm sorry, I know that तुम रेपिस्ट का रेप कर रही हो, I get it. अच्छा गौरव का है, उसको कहाँ भेज दिया? शिवानी ने बताया कि मीरा नाम की लड़की का फोन आया था और वो बिल्कुल अकेली थी। ओह, तो हम चलते हैं ना उसके पास। अगर हमें फेमिनिज्म ही दिखाना है तो किसी लड़के की जान लेने से क्या फायदा? हाँ, हमें किसी लड़की की जान और उसकी रेपुटेशन बचानी चाहिए ना। अंकिता के डायलॉग्स शिवानी के दिल में तीर की तरह घुसे। अंकिता ने भी उसके बदलते हुए एक्सप्रेशन देख लिए। उसने अपनी मोटिवेशनल स्पीच और एक्सटेंड कर दी। एंड यू नो व्हाट, गौरव और मनु को भी छोड़ दो, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। लेट देम लिव। अगर हमें किसी को चेंज करना चाहिए तो हम लड़कियां खुद को चेंज करेंगी। हाँ, हम ऐसे ही किसी भी लड़के को भाव देना बंद कर दें यार। सेक्स को लेकर अवेयर हो ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लें ताकि कोई हमारे साथ जबरदस्ती ना कर सके। दिस विल वर्क शिवू, दिस कुड मेक यू बेटर। वरना बदला लेने की सनक ने देखो तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। तुम भले भूल गई, लेकिन मुझे याद है वो भोली मासूम सी शिवानी जो लिव इन में रहती थी, तो ऐसे जैसे हस्बैंड के साथ रहती हो, जो मेट्रो ट्रेन में चढ़ने से डरती थी। शिवानी की आंखों में आंसू आने लगे। अरे यार, नहीं रो मत यार। देख, नफरत करने से ना सिर्फ नफरत आ सकती है। मैं पैकिंग करती हूँ, तुम इसको हाथ पैर खोल करके बाहर भेज दो और धमका देना कि दोबारा हमारे रास्ते में कभी ना आए। ओके? हम अभी मीरा से मिलने के लिए निकलते हैं। बट पैसे? आई विल अरेंज, मेरे पास अभी भी कुछ सेविंग्स है। शिवानी ने हाँ में सर हिलाया तो अंकिता फाइनली रिलैक्स फील करती हुई वॉशरूम चली गई। कुछ सेकंड्स के लिए शिवानी का चेहरा फिर वही भोली बच्ची जैसा बन गया था, लेकिन अचानक उसको फिर गुस्सा आ गया। उसकी आंखें लाल हो गई। वो किचन गई, वहां से सबसे बड़ा मीट कटर नाइफ उठाया और साहिल जहां बंधा था वहां पहुंच गई। शिवानी के चेहरे पर फिर इविल स्माइल आ गई। शिवानी ने एक हाथ में सबसे बड़ा चाकू लिया और दूसरे हाथ से दरवाजा बंद कर दिया। साहिल की आंखें बड़ी मुश्किल से खुल रही थी। शिवानी मुझे छोड़ दे यार, माफ कर दे। अब तो तूने बदला भी ले लिया यार। 2 घूंट पानी पिला दे प्लीज। साहिल ने धुंधली आंखों से देखा कि शिवानी के हाथ में चाकू था। उसने साहिल की गर्दन पर हाथ फेरा। ये क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? शांत, बिल्कुल एकदम चुप। जितना कम हिलेगा उतना कम दर्द होगा। साहिल को समझ आ गया कि आज वो बचने वाला नहीं था। इस सिचुएशन में परेशान होने के बजाय उसके फेस पर फीकी सी स्माइल आ गई। वो धीरे से कुछ बुदबुदाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिवानी उसके मुंह के पास कान ले जाकर सुनने की कोशिश करने लगी। क्या बोल रहा है? हाँ, उसको कुछ समझ नहीं आया। साहिल चुप हुआ तो उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन घूम गया। उसने आंखें बंद कर ली। शिवानी ने चाकू चलाया। साहिल को 1 सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या था। फिर जब उसकी समझ में आया तो वो अपने शरीर की बची हुई आखिरी आवाज तक चिल्लाया। इतनी तेज आवाज सुनकर अंकिता भी दूसरे रूम से दौड़ी चली आई। क्या हुआ? क्या किया तुमने अब? ओह गॉड! अंकिता की आंखें फटी रह गई। शिवानी ने एक ही झटके में साहिल के जेनिटल्स काट दिए थे। वहां से तेज खून निकल रहा था, जिसे रोकने के लिए शिवानी ने साहिल की पैंट्स लगा दी थी। मुंह मत देख अंकिता, जा कहीं से फर्स्ट एड किट लेकर आ। हाँ। शिवानी ने अंकिता के दोनों कंधे पकड़े और उसे झंझोड़ दिया।
जा अंदर से फर्स्ट एड किट लेकर आ वरना ये मर जाएगा। अंकिता तुरंत भागी। साहिल की आवाज और आंखें दोनों बंद हो चुकी थी। वो बेहोश था कि मर गया था ये कहना मुश्किल था, पर शिवानी ने उस पर तरस खाते हुए जबरदस्ती उसका मुंह खोला और ग्लास में बचा थोड़ा सा पानी उसके मुंह में डालते हुए बोली, ले 2 घूंट पानी पीना था ना तुझे, ले पी ले। साहिल बेहोशी की हालत में पानी कैसे पीता? सारा पानी मुंह से निकलकर पेट पर फैल गया। अंकिता दौड़ती हुई आई। ये लो रोई डेटॉल और बैंडेड, जल्दी से इसका खून रोको, इसे देखकर मेरे पेट में कुछ हो रहा है। अब तू भी प्रेग्नेंट हो गई क्या? जा मेडिकल स्टोर से ग्लूकोज की बोतल, इंजेक्शन और ग्लूकोज चढ़ाने के लिए जो भी आइटम चाहिए होते हैं सब ले आ जा। अरे पर ग्लूकोज चढ़ाएगा कौन? डॉक्टर को भी तो बुलाना पड़ेगा। मैं कर लूंगी, मैं सब कर लेती हूँ। हाँ देखा मैंने कि तुमने क्या किया। शिवानी ने अंकिता के गाल पर एक थप्पड़ चिपका दिया। चुप, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अगर इसको नपुंसक न बनाती तो ये जीवन भर हमारा पीछा न छोड़ता। अंकिता ने अपने गाल पर हाथ रखा। जैसे अब छोड़ देगा, मरने के बाद हमारी लाश से बदला लेगा ये। नहीं, कुत्ते और आदमी एक से होते हैं। इनकी सारी अकड़ इनकी बॉल्स में होती है। एक बार बॉल्स गई तो समझो अकड़ गई। इनकी मर्दानगी चली जाती है ना तो पूरा थॉट प्रोसेस ही बदल जाता है। अंकिता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहस करके और थप्पड़ नहीं खाना चाहती थी। वो बस चुपचाप घर से बाहर निकल गई। साला गौरव जब काम होता है तभी कहीं भाग जाता है। सही बोल रहा था वो, पागल हो गई है ये औरत। जिस वक्त अंकिता लिफ्ट से नीचे उतर रही थी, ठीक उसी टाइम गौरव बस में चढ़ रहा था। उसके कान में फोन लगा हुआ था। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ दी आपने, लेकिन एक बात बताओ, जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक तो फ्लैट पर सील लग चुकी होगी। दूसरी साइड पर मीरा थी। नहीं बुद्धू, मेरे जो पड़ोसी है ना, उन्होंने बताया कि पुलिस सबको पकड़ कर ले गई बस। ये आप मुझे बता चुके हो। पूरी बात तो सुन। गौरव जिस बस में एयरपोर्ट जाने के लिए बैठा था वो चल पड़े। सुनाओ, सुनाओ। पुलिस ने पड़ोसी को वार्निंग दी है कि इस फ्लैट के ओनर या उनसे जुड़ा कोई भी परेशान करे, एक बार पुलिस स्टेशन आ जाओ और पेपर्स दिखाकर सील खुलवा लो। अचानक गौरव का मुंह बन गया। 1 मिनट, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। हाँ, इतनी परेशानी तो तुम्हें उठानी पड़ेगी, बट ट्रस्ट मी, फ्लैट बहुत सुंदर है। वहाँ सारा फर्नीचर, सारा सामान भरा हुआ है। अरे पर मेरे नाम का भी पर्चा छपा हुआ है। मैं एक बार अंधेरी पुलिस स्टेशन में रात बिता चुका हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज गौरव, प्लीज चले जाओ ना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करेगा, उल्टे वो तुम्हारे लिए सिंपैथी रखेंगे। अच्छा, आफताब पकड़ा गया या नहीं? अभी नाम तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि खूब सारे लड़के लड़कियां पकड़े गए हैं। थैंक्स टू यू गौरव, तुमने दिल्ली बैठे बैठे मुंबई पुलिस को एक्टिव कर दिया। वाह। मेंशन नॉट जी, मेंशन नॉट। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे आपकी हेल्प करने की ऐसी कोई चुल नहीं थी, पर उस साले हरामी आफताब को मैं सबक सिखाना चाहता था। तो जाकर देखो ना किस जेल में है, क्या क्या चार्जेस लगे हैं उस पर। जाओ ना प्लीज। हाँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। आप कहीं से अरेंज करके मेरी टिकट्स करवा दो बस। यस, ये हुई ना बात। थैंक्स अगेन गौरव। एक मिनट, मैं अकेले कैसे रहूंगा इतने बड़े घर में? हाँ, आप ये बताओ कि आप कब आओगे? बस जैसे ही मेरा बच्चा दुनिया में आ जाएगा, मेरे पापा जी मुझे घर से निकाल देंगे, वैसे ही मैं वहाँ तुम्हारे पास मुंबई में आ जाऊंगी। घर से निकाल देने वाली बात तो आप ऐसे कैजुअली कह रहे हो जैसे पापा बर्थडे पे साइकिल दे रहे हो। नहीं ना, अब जो सच है वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है ना। मैंने भी कर लिया है। मेरे बाप ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। हाँ, तुम भी प्रेग्नेंट हो गए थे क्या? सुनो, मैं फोन रख रहा हूँ, टिकट भेज देना। गौरव को मीरा हमेशा से अच्छी लगती थी। वो बेवकूफ होने के साथ साथ मासूम और करियर ओरिएंटेड गर्ल का रेयर कॉम्बिनेशन थी। गौरव भी इस शहर से बाहर निकलना चाहता था। उसको भी यही फील हुआ कि मुंबई से बेटर कोई जगह नहीं हो सकती।
अचानक उसे याद आया कि शिवानी ने तो उसे किसी और काम से भेजा था। उसे तो मनु को ढूंढकर वापस लाना था। उसके दिमाग में शिवानी की इमेज बनी ही थी कि अंकिता के नंबर से कॉल आ गया। गौरव ने एक बार स्क्रीन पर लिखा नाम देखा और बेमन से उठा लिया। कहाँ है तू? मैं मनु सर को ढूंढने के लिए आईएसबीटी आया हूँ। रहने दे तू, ड्रामा कर रहा है। मतलब भागने का मौका मिल गया ना तुझे तो। एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? हाँ सोचा ना, फिर ये भी सोचा कि पैर तो आपके भी परफेक्ट कंडीशन में है, तो जब आपको मौका मिलेगा तो आप भी भाग लोगी। तू हल्के में ले रहा है शिवानी को? ये पागल हो चुकी है, पागल हो चुकी है, ये मैंने ही आपको बताया था अंकिता मैडम। और मैं हल्के भारी में नहीं ले रहा, मैं अपनी गांड बचाने के लिए निकल रहा हूँ। मुझे इनके चक्कर में नहीं पड़ना। शट द फक अप, तू बॉडी का गलत पार्ट बचा रहा है। शिवानी ने साहिल के जेनिटल्स काट दिए। हैं? क्या काट दिए? जेनिटल्स, उसके बॉल्स। उसके एक्स का ऑमलेट बना रही है वो। मुझसे ग्लूकोज ड्रिप और बैंडेड का सामान मंगवाया है। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। मैं अभी कैसे देखूं? मतलब ये दर्दनाक खबर आप मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि तू होशियार कौवे की तरह फर्र से उड़ गया है। पर तू ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा बेटा। कैसे भी करके शाम तक मनु को लेकर के वापस आ, वरना तू गया, समझा? हाँ। मन्नू को जल्दी से यहाँ ला। चूतिया। अरे मन्नू कोई बर्गर समोसा है जो उठा के ले आऊं? ब्लिंकिट वाला समझ लिया क्या मुझे? बेवकूफ औरत। अंकिता के नंबर से फिर कॉल आ रही थी। गौरव ने इस बार फोन नहीं उठाया। उसने मोबाइल स्क्रीन और अपनी आंखें दोनों ऑफ की और विंडो सीट पकड़ के सो गया। इधर शाम के निकले मनु और यास्मीन रात 11 बजे पटेल नगर की कॉलोनी में आकर रुके। गंदे और फटे कपड़ों वाला मनु कहीं पीछे छूट चुका था। यास्मीन ने उसके हेयर स्टाइल से लेकर ड्रेसिंग सेंस तक सब लौंडो वाला कर दिया था। मनु इस वक्त लाइट ब्लू जीन्स और वी नेक वाली बेबी पिंक कलर की लूज टी शर्ट पहने था। उसकी गोल्डन वॉच इस अटायर पर बिल्कुल मिसफिट हो रही थी। यास्मीन हेलमेट उतारते हुए बोली, ये मेरा घर है। ओह ओके, सो आर वी कॉलिंग दिस नाइट ऑफ? यास्मीन ने आगे बढ़कर मनु को हक किया और गाल पर किस करते हुए बोली, आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे। मलिक तुम डिफरेंट हो, बाकी सबसे डिफरेंट हो। आई एम ग्लैड दैट मैं तुम्हें वियर्ड नहीं लगा। नहीं ना, आई मीन ओके सॉरी, आई एम टेकिंग दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट। बाय। यास्मीन ने फिर एक बार मनु को हक किया और घर में जाने लगी। मनु खड़ा उसे देखकर स्माइल करते हुए हाथ हिलाते रहा। मनु की ये स्माइल सिर्फ एक ड्रामा थी। रियलिटी में वो सोच रहा था कि इतनी रात को वो किस होटल में जाएगा। उसके पास एक ऑप्शन अंबाला अपने घर जाने का भी था। इससे पहले कि मनु वापस मुड़ता, यास्मीन खुद लौट के आई और अपने घुंघराले बालों की एक लट से खेलती हुई बड़ी अदा से बोली, लिसन, अगर तुम चाहो तो एक कप कॉफी पी के जा सकते हो। यू नो, बाहर अच्छी कॉफी नहीं मिलती है। मनु के मन में लड्डू फूटा, लेकिन वो पहले श्योर होना चाहता था। बात तुम्हारी सही है, ऑफर भी अच्छा है, बट तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं कहेंगे? ओह वो नो, मेरे पेरेंट्स कश्मीर में हैं। यहाँ पहले सिर्फ मैं रहती थी, अब लैंडलॉर्ड ग्राउंड फ्लोर पर है। वो भी बस एक अंकल आंटी ही है, सो डोंट वरी। आई मीन अब तक तो वो सो गए होंगे। मनु यास्मीन की बॉडी लैंग्वेज रीड कर रहा था। वो बिल्कुल वैसे ही नर्वस हो रही थी जैसे कोई लड़की अपनी सुहागरात से पहले हेजिटेट होती है। मनु की तेज नाक में रोमांस की खुशबू आ रही थी। मनु ने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ साथ स्टेयर्स की तरफ चल दिया। बाय द वे, तुम अकेली रहती हो, डर नहीं लगता? यास्मीन ने अनकॉन्शियसली अपनी आवाज धीमी कर ली। नो, डर तो नहीं, बट हाँ बोर हो जाती थी। बट फिलहाल मेरी सिस्टर आई हुई है, सो अब बोर भी नहीं होती। मनु फिर अलर्ट हुआ। ओह, मैं तुम दोनों की गॉसिप के बीच में नहीं आना चाहता, मैं चलता हूं। मनु वापस जाने के लिए रुका ही था कि यास्मीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नो ना, अभी तो वो सो गई होगी।
उसको 9 बजे ही सोने की आदत है. डोंट वरी, शी इज कूल. यास्मीन ने धीरे से डोर अनलॉक किया. घर में अंधेरा था. दरवाजा बिना आवाज से बंद करके यास्मीन ने मनु के होठों पर अपनी उंगली रखकर बताना चाहा कि उसे चुप रहना है, पर मनु ने उसकी कमर में हाथ डाल दिया. उसने अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर होठ रख दिए. तभी अंदर के रूम से किसी ने लाइट जलाई. मनु मौके का फायदा उठाकर यास्मीन को किस कर ही रहा था कि अंदर वाले रूम की लाइट जली और कोई बाहर आने लगा. ओह नो, दीदी आ गई. अब क्या होगा? मतलब दीदी क्या करेंगी? क्या करेगी मतलब? गुस्सा करेगी और क्या करेगी? ओह, मुझे लगा ज्वाइन करेगी. यास्मीन ने मनु को घूर कर देखा. मनु अपनी हंसी रोकने लगा, लेकिन यह हंसी बस कुछ ही सेकंड्स की रह गई, क्योंकि बेडरूम से जो लड़की बाहर आई उसने मनु के होश उड़ा दिए. यास्मीन, आप इतनी रात को कहां से आ रहे हो और ये जनाब कौन है? हॉल की लाइट्स ऑफ थी और मनु का लुक भी काफी हद तक चेंज हो चुका था, इसलिए जुबैदा फर्स्ट ग्लांस में उसे पहचान नहीं पाई. पर मनु ने गुलाबी होंठ वाली जुबैदा को तुरंत पहचाना. वो वापस मुड़ने लगा. मैं चलता हूँ, यहाँ खामखा कोई तमाशा हो जाएगा. पर यास्मीन ने पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया. अरे कुछ नहीं होगा, भाजी बहुत अच्छी है. वो तो मैं भी अच्छे से जानता हूँ. यास्मीन ने मनु का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजा खोलने से रोक दिया. फिर जुबैदा की तरफ देखकर बोली, दीदी ये ना मलिक साहब है, मेरे फ्रेंड है, बहुत मुश्किल में थे इसीलिए मैं घर ले आई. इसमें हंसने वाली क्या बात है? रात बैरत ऐसे. जुबैदा ने हॉल की लाइट भी जला दी. अब उसे मनु का चेहरा दिखा. उसकी और मनु की आंखें मिली. जुबैदा बिल्कुल चुप हो गई. यास्मीन कुछ सेकंड्स तक जुबैदा को देखती रही, फिर बेसब्र होकर बोली, दी व्हाट हैपेंड? डू यू नो हिम? नहीं, तुम्हारा दोस्त है तो मैं कैसे जानूंगी? जुबैदा ने झूठ तो बोल दिया, पर उसकी आंखें अब भी मनु पर ही टिकी हुई थी. फिर आप मलिक को ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि कश्मीर के एक बाशिंदे से इनकी सूरत हूबहू मिल रही है. यास्मीन जुबैदा के पास गई और उसको गले लगा लिया. कश्मीर को भूल जाओ बाजी, यहाँ की बात करो. वहाँ हमारा अब है ही कौन? कोई भी आपकी कदर नहीं करता. लिव हियर, लिव लार्ज. आई एम हियर विथ यू ऑलवेज. जुबैदा ने बेमन से यास्मीन को गले लगा लिया और धीरे से बोली, अगर आपका दोस्त मुसीबत में है तो हॉल में ही उसका बिस्तर लगा दो. जुबैदा का अप्रूवल मिलते ही यास्मीन के फेस पर बड़ी सी स्माइल आई. थैंक यू सो मच बाजी. मैं अभी लगा देती हूँ, ये कल चले जाएगा. ये तो खुद सफर में है. कोई बात नहीं, जाओ हाथ मुंह धो ले, कपड़े बदल लो. यास्मीन मुस्कुराती हुई अंदर के कमरे में चली गई. बाहर मनु और जुबैदा एक दूसरे को देखते रह गए. मनु धीरे से जुबैदा के पास गया. तुम यहाँ कैसे? ये सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ, पर यास्मीन के सामने कुछ नहीं बोलना. ये लड़की बिस्तर पर गिरेगी और तुरंत सो जाएगी. इसकी नींद बड़ी पक्की है, कभी कश्मीर नहीं रही ना. खैर, आप 2 बजे रसोई में आ जाना, तब बात होगी. शब्बा खैर. जुबैदा ने अपनी बात पूरी की और तुरंत बेडरूम में चली गई. मनु बिस्तर की उम्मीद लगाए कुछ देर सोफे पर लेटा रहा, पर आधे घंटे बाद भी किसी ने उसका बिस्तर नहीं लगाया. सोफे पर लेटे लेटे उसे नींद तो आ रही थी, पर उसे पैर फैलाने की जगह नहीं मिल रही थी. मनु था और धीरे से लड़कियों के बेडरूम में झांका तो देखा यास्मीन जुबैदा को कस के बाहों में भर के सो रही थी. ये चाहकर भी 2 बजे से पहले नहीं उठने वाली. मनु सीधे किचन में घुसा और फ्रिज खोलकर पानी निकालने लगा. मनु पानी पी ही रहा था कि उससे बोतल छूट गई. मनु अचानक हुई इस आवाज से घबरा गया. किचन में पानी पानी हो गया था.
मनु जल्दी से पोछा लगाने के लिए कोई कपड़ा ढूंढने लगा। इसी खोजबीन में उसे फ्रिज की साइड पॉकेट में कुछ ऐसा दिखा जो किसी भी लड़की के पास होने का मतलब ही नहीं था। मनु ने ध्यान से देखा तो वो आफ्टर शेव ही था। ये लड़की आफ्टर शेव का क्या करेगी? इसका मतलब कहीं यहाँ कोई तीसरा तो नहीं रहता है। मनु ने उस आफ्टर शेव लिक्विड को हल्का सा स्मेल किया तो उसका पूरा सर हिल गया। इस छोटी सी बोतल को जुबैदा ने बहुत छुपा के रखा हुआ था। मनु के मन में अब क्यूरियोसिटी होने लगी। उसने बाकी घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इस इन्वेस्टिगेशन में मनु एक्सपर्ट था। उसने सबसे पहले डस्टबिन चेक किया। उसमें पेपर के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए थे। मनु उन्हें बाहर निकालकर जोड़ ही रहा था कि पता नहीं कैसे इतनी जल्दी दबे पांव जुबैदा हॉल में आई और मनु के सर पे गन लगा दी। आपको यहाँ रुकने की इजाजत देकर मैंने गलती की क्या? मनु ने चुपचाप हाथ ऊपर कर लिए। उधर मनु की सिचुएशन से बिल्कुल अनजान गौरव मुंबई पहुंच चुका था। रात 2 बजे उसकी कैब मीरा के उस डिस्प्यूटेड फ्लैट पर पहुंची, जहां दिन में ऐसी पार्टी हुई थी कि जिसे सिर्फ पुलिस ही बंद करवा सकी। गौरव जब फ्लैट पर पहुंचा तो पहले उसे 2-3 बार चेक किया वो सही जगह तो था, क्योंकि पूरी फ्लैट की हालत इतनी बुरी थी कि मानो उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। गौरव टूटे हुए लैंप पर चढ़ता हुआ अंदर पहुंचा तो देखा घर की कोई पेंटिंग, कोई फर्नीचर या कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऐसा नहीं था जो वन पीस में हो। गौरव बेडरूम में घुसा तो देखा कि पुलिस वालों ने तलाशी लेने के चक्कर में मैट्रेस को बेड से नीचे फेंक दिया था। ऐसा लग रहा है जैसे आज दोपहर तक यहाँ कोई चिड़ियाघर खुला हुआ था। गौरव ने मैट्रेस को वापस बेड पर डाला और बिना जूते उतारे उसी पर फैल गया। उसे पता भी नहीं चला कि कब 2 से 10 बज गए और कोई चुपचाप इस घर में घुसने लगा। गौरव घबरा कर उठा और तुरंत रूम से बाहर निकला। तू हरामी साले, तू जिंदा है? तुझे जेल नहीं हुई? सामने अपनी हेल्थ से आधा हो चुका आफताब खड़ा था। उसकी बैक ऑफ द पाम में टेप लगी थी। ऐसी टेप देखकर कोई भी समझ सकता था कि आफताब को ग्लूकोज की ड्रिप लगी थी। मेरी बात तो सुन भाई, जो हुआ उसमें मेरी बस इतनी गलती थी कि। हेलो पुलिस। आफताब की बात को इग्नोर कर गौरव अपने कान में फोन लगा चुका था। आफताब ने तुरंत उस पर झपट्टा मारा और फोन गिरा दिया। तेरी माँ का टमाटर मारू साले। गौरव ने आफताब पर अटैक कर दिया। आफताब पहले ही वीक था। उसके 2 हाथ पड़े नहीं कि वो फ्लोर पर फैल गया, लेकिन उसने भी ट्रिक लगाते हुए गौरव की टांग खींची और उसे भी गिरा दिया। गौरव गुस्से में और आफताब डिफेंस में कुछ मिनट तक ही लड़ पाए। दोनों की सांस फूलने लगी। साले हरामी, किसी ने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने यह हल किया फ्लैट का? हाँ? मेरे साथ भी धोखा ही हुआ है भाई। मेरा गुनाह भी इतना ही है कि मैंने भरोसा किया। आफताब ने शॉर्ट में गौरव को अपनी मनाली जर्नी में मीरा के घर टॉर्चर होने से लेकर यहां सुहाना के उसे फंसा देने की सारी कहानी सुना दी। दोनों टूटे हुए सोफे पर बैठ गए। पर तूने मन्नू सर के साथ भी तो गलत किया ना? देख भाई, बुरा मानना है तो मान जा, पर तू मन्नू का गुलाम था, मैं नहीं। गौरव के फेस पर बहुत सारे एक्सप्रेशंस एक साथ आए, पर लास्ट में एक स्माइल आई और वो धीरे से बोला, हाँ बात तो तेरी सही है, मैं कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया था उनसे। एनीवेज, उनका चैप्टर तो क्लोज है। तू बता, तू जब यहाँ से भाग के गया था तो वापस क्यों आया? ये फ्लैट की ऐसी हालत ठीक करने। अरे मुझे लगा आज नहीं तो कल मीरा वापस आएगी, तब उसको इस हालत में फ्लैट मिलेगा तो कितना खराब लगेगा। एक तो साली पुलिस पता नहीं किस कमसर्फ ने बुलाई थी। गौरव बस मुस्कुरा दिया। आफताब ने भी उसकी स्माइल में शरारत नोट की, पर कोई जवाब नहीं दिया। वो बालकनी में गया और वहां से झाड़ू उठा लाया। उधर रात के निकले अंकिता और शिवानी सुबह
इधर दिल्ली में यास्मीन रेडी हो चुकी थी। बाय दी, मैं जाती हूँ। बाय बेनी, देर मत करना आ जाने में। ओके दी, मेरे गेस्ट का ख्याल रखना, पर बहुत ज़्यादा ख्याल मत रखना, ओके? यास्मीन ने जुबैदा को आंख मारी। जुबैदा के फेस पर एक फीकी सी स्माइल आई और यास्मीन चली गई। मनु ने सुबह ही यास्मीन को बोल दिया था कि उसके तेज बुखार है। यास्मीन भी उसकी केयर के लिए रुकना चाहती थी, पर उसके लिए कॉलेज यूनियन मीटिंग अटेंड करनी जरूरी थी। जुबैदा बेडरूम में आई तो देखा मनु पहले ही वहां लेटा हुआ था। रात को तुम्हें डराने के लिए माफी चाहता हूँ, तब कुछ बोलने नहीं दिया था तुमने। तुम नस्ल से जासूस हो, कितनी भी कोशिश कर लो आदत नहीं जाएगी, भले ही तुम्हारी जान चली जाए। जुबैदा का गुलाबी चेहरा गुस्से में और गुलाबी लग रहा था। यही बात तुम पर भी तो लागू होती है ना? मतलब? मनु ने अपनी पॉकेट से 2 आईडी कार्ड्स निकाले। एक में जुबैदा का नाम आरती शर्मा लिखा हुआ था। जुबैदा की आंखें चौड़ी हो गई। एक तो जुबैदा कश्मीरी का है, ये दूसरा आरती शर्मा। जुबैदा ने तुरंत मनु के हाथ से दोनों कार्ड्स छीन लिए। तुम्हारा इन सब से कोई मतलब नहीं, तुम जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं जुबी? मनु ने जुबैदा को खींचकर अपने करीब कर लिया। छोड़ो मुझे, कहीं भी जाओ पर यहाँ से जाओ, अपनी माशूक के पास जाओ। वो अंकिता नाम है ना उसका? उसके घर में अब एक ऐसी लड़की रह रही है जो कभी भी किसी को भी जान से मार सकती है, इसलिए उस घर और उस लड़की से मेरा कोई वास्ता नहीं। सुनो जुबी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इतना तो समझ गया हूँ कि तुम अब भी मेजर राणा के लिए काम कर रही हो। हाँ, पर खुशी से नहीं, हम फंस गए हैं। वो हमारे हाफिज हैं अब, अगर वो हटे तो हम किसी भी दिन मार दिए जाएंगे। मैं हूं ना, मेरे रहते कैसे कोई तुम्हें मार देगा? मेरी एक बार बात करवा दो उनसे, मुझे किसी नई आईडी की सख्त जरूरत है। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे किसी मिशन में काम कर सकता हूँ। जुबैदा एक टक मनु को देखती रही। मेरे पास अब कोई घर नहीं बचा है जुबैदा, मैं यहां से निकला तो अब सीधे जहन्नुमी। जुबैदा ने मनु के मुंह पर हाथ रख दिया। मनु ने उसका हाथ ही चूम लिया। इधर मनाली शहर से थोड़ा आउटर पर साहिल को भीख मांगने के लिए सड़क पर लावारिस छोड़कर अंकिता और शिवानी शाम तक मीरा के घर से 500 मीटर दूर थे कि कार बंद हो गई। अरे ये कैसी आवाज थी? मुझे लगता है ये इंजन से आई है। यार हम लोग नॉन स्टॉप ड्राइव कर रहे हैं और ये रेंटल कार्स। बस बहानेबाजी नहीं सुननी मुझे। जा अंदर और मीरा को बाहर लेकर आ। लिसन शिवू, मैं बहुत टायर्ड हूँ, प्लस कार भी तो चेक करनी है, इसलिए तू चली जाना अंदर। हाँ नहीं, मैं यहाँ से बिना बताए गई हूँ। मेरा खून पी जाएंगे ये लोग, इसलिए तू जा और बता कि तू मीरा से मिलने आई है। तुझे कोई नहीं रोकेगा। जा, अब मुंह मत देख, इसी बहाने तेरे पैर भी सीधे हो जाएंगे। तब से फोल्ड करके बैठी है। अंकिता बेमन से बाहर निकली और वॉक करने लगी। थोड़ी सी क्लाइंबिंग के बाद ही उसे सनसेट का नजारा होने लगा। सूरज बादलों से निकलकर फिर से होराइजन में छुपने वाला था। पूरा आसमान सिंदूरी हो गया था। अंकिता की आंखें चमकने लगी। इस ढलते सूरज को देख उसकी लॉस्ट एनर्जी वापस आने लगी।
वो मीरा के घर पर पहुंच चुकी थी। इधर शिवानी रास्ते से लिए चिप्स खाने लगी। उसके मन में बार बार आ रहा था कि गौरव से बात करनी चाहिए, पर उसके पास फोन नहीं था। गौरव से दिल्ली और दिल्ली से मनु की यादें शिवानी के दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी। अचानक किसी ने खिड़की बजाई तो शिवानी अपनी यादों से बाहर आई। विंडो पर अंकिता थी। अरे जल्दी खोलना, बहुत ठंड है यहाँ पर। क्या हुआ? बुरा हुआ यार, मीरा घर पर नहीं है। उसको टाइम से पहले डिलीवरी हो गई तो उसके कुछ रिश्तेदारों ने उसे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। क्या बेबी हो गया? कहाँ गई वो? अंकिता ने कंधे उचका दिए। शिवानी तुरंत गाड़ी से बाहर निकली। कितनी देर पहले निकली है? कोई 1 घंटा ही हुआ होगा। बच्चा तो सुबह ही डिलीवर कर दिया था। हे भगवान, कैसे माँ बाप है ये? इतने से बच्चे के साथ कैसे ट्रैवल करेगी वो? इनकी माँ का। चल उसके बाप को सबक सिखाते हैं। अरे रुक जा ना, हर बात में झगड़ा करना जरूरी तो नहीं है ना। पहले मीरा को ढूंढते हैं, उसको हमारी ज्यादा जरूरत है। हाँ, उसी के लिए तो उसके बाप से बात करना चाहती हूँ मैं। वही बताएगा कि कहाँ गई होगी मीरा। कहीं मुंबई तो नहीं निकल गई? आई थिंक उसका कोई घर है वहाँ पे। घर नहीं, फ्लैट है। नहीं, इतने से बच्चे को लेकर फ्लाइट में नहीं जा सकती वो। जरूर आसपास किसी जगह होगी। किसी जगह मतलब कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा। आ चल, ढूंढते हैं उसे। अरे पर अंधेरा होने वाला है। हाँ, दिख रहा है मुझे भी। चल ढूंढते हैं। अंकिता की हालत बहुत खराब थी। उसे सीधे लेटकर कम से कम 10 घंटे की नींद चाहिए थी, पर शिवानी की जिद के सामने उसकी कभी नहीं चल पाती थी। अगले 1 घंटे तक दोनों लड़कियां आसपास के हर मंदिर गुरुद्वारे में चेक कर रहे थे, पर मीरा कहीं नहीं मिली। इधर के मंदिरों में तो नहीं है। अब क्या करें? हाँ? थकावट तो शिवानी पर भी हावी हो रही थी, पर वो किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहती थी। हाँ, एक आश्रम जैसा कुछ दिख रहा है सामने। वहाँ और ट्राई कर लेते हैं। नहीं मिली तो फिर मेरे आइडिया से चलेंगे। मीरा के घर जाकर उसके बाप को पुलिस की धमकी देंगे। कौन सा आश्रम है? पता नहीं, कोई सत्संग भवन सा लग रहा है। माननीय बापू श्री, पहले सुना है इसका नाम। अंकिता ने फिर कंधे उचका दिए। दोनों लड़कियां बापू श्री के आश्रम में पहुंच गई। इधर दिल्ली में शाम के वक्त मनु ऐसा पानी पी रहा था जैसे वो कोई ऊंट हो और रेगिस्तान में भटक गया हो। जुबैदा उसके पास ही बेड पर लेटी हुई थी। दोनों की बॉडी पर सिवाय बेडशीट के और कुछ नहीं था। जुबैदा एक नजर मनु को देखे जा रही थी। सुबह से शाम तक ये दोनों 4 बार एक दूसरे को प्यार कर चुके थे। क्या देख रही हो? यही कि तुम मेरी बहन के साथ यही सब करने के लिए इस घर में आए थे ना, और मिल गई यहाँ मैं। अचानक जुबैदा के शब्द मनु को बिच्छू के डंक की तरह चुभे। नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो बस एक्चुअली वो। जुबैदा ने करवट बदल ली। कोई बात नहीं, परेशान मत हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मिजाज कैसा है, पर मैं फिर भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मनु की नजर जुबैदा की दूध जैसी पेट पर अटकी हुई थी। उसने एक बार किस किया और लेटे ही लेटे पीछे से जुबैदा को गले लगाते हुए बोला, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ जुबी। अगर तुम इजाजत दो तो हम शादी कर सकते हैं। सच कहूं तो मैं थक गया हूँ अब भाग भाग के। मैं तुम्हारे साथ सेटल होना चाहता हूँ। आउच! जुबैदा ने कोहनी मारकर मनु को थोड़ा पीछे किया। ये नामुमकिन है मन्नू, मेजर राणा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अरे उसकी ऐसी की तैसी, मैं कह दूंगा कि। बात सिर्फ तुम्हारे कहने की नहीं है। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। सिर्फ मेजर राणा ही नहीं, मेरा भी दिल इसी मुल्क की तरक्की। इसी तरक्की में कुछ जासूस और स्लीपर सेल्स हैं जो परेशानी का बायस बनते हैं। उनको पकड़वाना मेरा काम है मन्नू। मैं शादी, निकाह, वलीमे के चक्कर में अपना मकसद नहीं भूल सकती। तुम्हारा मकसद? जो असल में देश में घुसे जासूसों की जासूसी करना है? और ये तुम कश्मीरियों पर भरोसा बनाने के लिए करना चाहती हो? तुम्हें जो समझना है समझो, पर हकीकत यही है मन्नू। और मैं नहीं चाहती कि हमारे निकाह के चलते सबका ध्यान मेरी ओर हो जाए। तुम्हें तो कोई ठीक से जानता भी नहीं। अगर तुम पर जांच बैठी तो मेरा नाम भी कहीं ना कहीं रोशन हो ही जाएगा। तुम्हारा नाम जो अब आरती शर्मा है,
जो भी मेजर साहब दे वो मेरा नाम है। तो तुम देश और फर्ज के लिए इतनी डेडिकेटेड हो कि मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे छोड़ देना चाहती हो? जुबैदा ने कुछ सेकंड्स तक मनु का चेहरा देखा और फिर उसे कस के गले लगाती हुई बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता है, मुझे राहत मिलती है मन्नू, पर मैं जानती हूँ कि ये नामुमकिन है। और अगर ये मुमकिन हो जाए तो? झूठी तसल्ली मत दो। झूठी नहीं, सच्ची। अच्छा तुम ये बताओ कि क्या तुम कभी यास्मीन को अकेला छोड़ोगी? इरादा तो नहीं है। बस, तो अगर मैं यास्मीन से शादी कर लूं तो मैं तुम्हारे साथ रह सकूंगा ना? जुबैदा एक टक मनु का चेहरा देखने लगी, फिर कुछ सोचकर बोली, ये भी नामुमकिन ही है। वो किसी मजहब धर्म में नहीं मानती, वो आजाद रहना चाहती है। वो शादी निकाह जैसे इंसानी तौर तरीकों को कोरी बकवास समझती है। मनु के फेस पर उसकी पेटेंट स्माइल आई। उसको शादी के लिए मनाना मेरी जिम्मेदारी। थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई विल कन्विंस हर। तुम बोलो, तुम्हें इस रिश्ते से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? दिक्कत तो जुबैदा के चेहरे पर नजर आने लगी। दिक्कत क्या, हर औरत चाहती तो यही है कि उसका खसम सिर्फ उसका रहे, लेकिन यहाँ तो तुम खुद ही उससे निकाह करके आधे अधूरे हुए जा रहे हो। पर ये भी हकीकत ही है कि इससे ज्यादा तुम हमें मिल भी नहीं सकते। तुम्हें करीब रखने का इससे बेहतर रास्ता तो कोई और नजर भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर मैं यास्मीन को। लेकिन उस बेचारी के साथ तो गलत होगा ना मन्नू, वो तुम्हें मालिक समझती है। मुझे यकीन है कि जिस तरह के तुम खूबसूरत इंसान हो, वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार भी हो जाएगी। पर ये मोहब्बत तो नकली होगी ना। यूं उसको उसका हमसफर तो मिलेगा, लेकिन नकली। ऐसे में उसको किसी और से इश्क हो गया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, वादा रहा। हाँ, हमारे तुम्हारे बीच जो कुछ भी है, ये जानकारी उस तक ना पहुंचे, इसका ख्याल तुम्हें रखना होगा जुबी। जुबैदा कुछ सोचने लगी, फिर दोबारा से मनु के करीब आई और उसको कस के गले लगा लिया। उधर मुंबई के एक छोटे से ऑफिस से गौरव और आफताब बाहर निकल रहे थे। यार, ये लड़की कुछ ज्यादा ही खड़ूस नहीं थी? आफताब ने बिल्डिंग से बाहर निकलते ही सबसे पहले एक सिगरेट जलाई। सारी लड़कियां खड़ूस होती है यार, ऊपर से जो एचआर हो उससे खड़ूस तो कोई हो ही नहीं सकता। अबे पर जॉब पर रखा ही नहीं तो क्या करेंगे? तो किसी और जगह कुछ और तलाशेंगे, हमारे पास खोने को है ही क्या। गौरव मुस्कुरा दिया। उसको आफताब के साथ वो स्टेशन की शाम याद आई जब भयंकर बारिश हो रही थी और आफताब ने यही डायलॉग मारा था। तब गौरव के पास खोने के लिए बहुत कुछ था, पर आज वो बिल्कुल आफताब की ही तरह सड़क पर था। सही है, एक घर है, वो भी जब मीरा वापस आ जाएंगी तो चला जाएगा। चिंता मत कर, मैं उससे सुलह कर लूंगा। पहले काम मिल जाए बस, बाकी मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगा। क्यों? इतना अच्छा इंटरव्यू दिया है क्या तूने? नहीं, हमने पैसे की कोई डिमांड नहीं की। फिर असिस्टेंट की जॉब है, इसमें कोई तजुर्बा भी नहीं चाहिए होगा, तो मुझे उम्मीद है कि हमें सस्ती लेबर समझकर ये लोग रख लेंगे। वाह बेटा, कभी तो रोता था कि मनपसंद काम नहीं मिल रहा, और अब सोच रहा है कि लेबर ही बन जाऊं, पर काम तो मिले। आफताब बस मुस्कुरा दिया। उसकी सिगरेट अभी आधी से ज्यादा बची थी, पर वो फेंकने वाला था कि गौरव ने उसका हाथ रोक दिया और खुद स्मोक करने लगा। वैसे एक बात बता, तूने उस लड़की को अपना अलग नाम क्यों बताया? अलग नहीं, सही अपना असली नाम बताया। मैं नहीं चाहता कि विशाल स्टूडियोज के कुछ खुन्नसी लोग मेरा नाम देखते ही मुझे यहाँ से भी काम से निकाल दे, इसलिए वो नाम बताया जो मेरा नाम है, धीरज सूर्यवंशी। अभी शाम के 8 ही बजे थे, पर पहाड़ों में अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था। अंकिता और शिवानी जिस आश्रम में घुसी थी, उसमें मंदिरों जैसी घंटियां लगी हुई थी। ये किसी तरह की पूजा का टाइम था, इसलिए आश्रम के सेवादार हर एक घंटी को सुर में बजा रहे थे। शिवानी, वो देख, उधर राइट साइड कोने में। अंकिता की बताई जगह पर देखते ही शिवानी के चेहरे पर स्माइल आ गई। मीरा अपने छोटे से बच्चे को इतने शोर में भी थपकी देकर सुला रही थी। ओ अम्मा पूछ दी सुन दिए मेरी, तू इन्हीं बड़ी तू
किया करिए होए। पूरे आश्रम में घंटियां बज रही थी। सारे भक्त खड़े होकर ताली बजा रहे थे, पर मीरा एक कोने में फर्श पर बैठी अपने बच्चे को पुचकार रही थी। ओ अम्मा पूछ दी। मीरा, इधर, यहाँ। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा, फिर चेहरा देखकर पहचानने की कोशिश की, और जैसे ही उसने शिवानी को पहचाना, वो उससे गले मिलने के लिए उठने लगी। शिवानी ने इशारे से उसे रोका। तुम वहीं रुको, हम आते हैं। लेकिन तब तक अनप्रिडिक्टेबल मीरा उठ चुकी थी। दीदी इधर आइए, ये कमरा खाली है। उस रूम में घुसते ही जितना भी शोर था वो ऑलमोस्ट शांत हो गया। शिवानी ने मीरा के कंधे पर पड़े बच्चे को देखा और मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। मीरा ने अपने सोते हुए बच्चे को शिवानी के हवाले कर दिया। हाँ, जरा देखूं तो ये कौन है? शिवानी ने तुरंत चेक किया और बच्चों की तरह खुश होकर बोली, अरे ये तो लड़की है। वाह, मेरी गुड़िया बाबूनी। देखो मौसी, बोलो मौसी। मीरा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अंकिता की तरफ देखा। अंकिता ने हाथ आगे बढ़ाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस मीरा, बहुत सुंदर बेटी है तुम्हारी। थैंक यू। ये बिल्कुल मेरी जैसी है। पता है, मैं भी जब छोटी थी ना, तो कितना भी शोर हो रहा हो, मैं सो जाती थी तुरंत। तुम्हारे बाप की हिम्मत कैसे हुई इतनी प्यारी बच्ची को घर से निकालने की? सुबह होने दो, मैं बताती हूँ। नहीं दीदी, पापा जी की तो मजबूरी है, तभी तो उन्होंने मेरे घर से जाने से पहले ही यहाँ आश्रम में व्यवस्था कर दी थी। मतलब ये कि हमारी फैमिली में कोई बिन ब्याही माँ नहीं रह सकती। ये पूरे हिमाचल में नहीं है, बस हमारी फैमिली में है। मेरे दादाजी कहते थे कि ये सब उनके खानदान में राजस्थान से चला आ रहा है, पर पापा जी ऐसे नहीं थे। उनको तो मैं बहुत प्यारी हूँ दीदी, आप जानते ही हो। मनु जी ने भी देखा है, मेरे लिए वो किसी से भी लड़ जाते हैं। फिर घर से क्यों निकाल रहे हैं? अपने परिवार से लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है ना दीदी। उन्होंने बहुत कोशिश की, पर कोई माना नहीं, तो उन्होंने मथुरा में बैठे हमारे बापूश्री को इंसिस्ट किया कि वो यहाँ भी एक आश्रम खोल लें। शिवानी और अंकिता एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पर आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ बहुत खुशी से रह सकती हूँ। जब तक चाहूँ तब तक। बापूश्री का आशीर्वाद है मुझ पर। आप चाहो तो आप दोनों भी यहाँ रह सकती हो। देख, मैं तो ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जहाँ मैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे सकूँ, उन्हें गाइड कर सकूँ कि उन्हें अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को कितनी लिबर्टी देनी है और कितनी नहीं। तू नहीं समझेगी। मैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है दी। आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो। आप बताओ, आप ये कोचिंग कहाँ खोलना चाहते हो? पता नहीं, अभी सोचा नहीं। यहाँ मनाली में कैसा रहेगा? नहीं, यहाँ कोई फायदा नहीं है ना, यहाँ सब ऑलरेडी सेफ महसूस करते हैं। हाँ, पर हम चंडीगढ़ में कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। शिवानी ने मीरा की तरफ देखा। मीरा अपनी बेटी को वापस गोद में लेने लगी। शिवानी ने उसे घूरा। हैं? हाँ, चंडीगढ़ में कर सकते हैं। रात में जब सब सो जाएंगे ना, तब मैं अपने पापा से पूछूंगी। आई एम श्योर उनके पास एक प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में भी होगी। सुना है चंडीगढ़ के लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई। मैं अपनी बेटी को अकेले ही पाल लूंगी दीदी। वो क्या कहते हैं, सिंगल मदर बन के पाल लूंगी। तो सिंगल नहीं, ट्रिपल है मीरा। हमारी गुड़िया को बड़ा करने के लिए हिमाचल की मम्मी के साथ दिल्ली और बिहार से आई मौसियाँ भी मिलेंगी, लेकिन इसको पालने में तेरी सिंगिंग के सपने का क्या होगा? इस सुंदर मुंदर सी गुड़िया के आगे मुझे सारे सपने फीके लग रहे हैं दीदी। जब तक ये बड़ी नहीं होती, तब तक मेरा सारा ध्यान इसी पर रहेगा। फिर आप दोनों भी तो हो संग। मैं जब चाहूंगी तब सिंगिंग कर लूंगी। शिवानी ने दोनों लड़कियों को गले लगा लिया। फाइनली अब हम किसी जगह पर सेट होंगे। और ना, अब कोई भी फालतू का एडवेंचर या रिवेंज नहीं होगा शिवानी। हाँ, याद रखो, प्रॉमिस करो। शिवानी ने कुछ सेकंड्स तक अंकिता को घूरा,
फिर स्माइल करते हुए बोली, नहीं, कोई रिवेंज नहीं, बस एक कंफर्मेशन करनी है, लेकिन मुझे उसकी कोई जल्दी नहीं। अरे क्या कंफर्मेशन? हाँ, तभी मीरा ने टाइम देखा। अरे सुनो, मुझे कंफर्मेशन से याद आया कि गौरव वहाँ मुंबई वाले घर में पहुंच गया था। मेरी डिलीवरी के चक्कर में उससे बात नहीं हो पाई। साला गौरव का बच्चा वहाँ भाग गया। मैंने तो उसको मन्नू ढूंढने के लिए कहा था। अंकिता ने प्यार से शिवानी का हाथ सहलाकर इशारे से कहा कि गुस्सा ना करे। उधर मुंबई में सारे दिन के थके आफताब और गौरव जब टूटे फूटे फ्लैट में घुसे तो लेटते ही सो गए। मोबाइल की रिंगटोन बजने से सबसे पहले आफताब की नींद खुली। गौरव, तेरा फोन बज रहा है भाई, अरे उठा ले इसे। मेरा नहीं होगा, तू उठा ले। आफताब कुछ सेकंड्स तक लेटे लेटे ही अपनी पॉकेट्स टटोलने लगा। फिर उसे याद आया, अबे मेरे पास फोन है ही नहीं, तेरा बज रहा है। अरे उठाना है तो उठा, वरना बंद कर देना इसे। गौरव ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और स्क्रीन पर मीरा का नाम देखा। फिर आंखें बंद करके फोन उठाया। हेलो मीरा बहन, कल सुबह बात करें? अभी बहुत तेज नींद आ रही है मुझे। कमीने कुत्ते, भाभी नहीं तेरी अम्मा बोल रही हूँ मैं। अभी तेरी सारी नींद उड़ाती हूँ। एक डांट सुनते ही वाकई गौरव की नींद खुल गई। शिवानी एक्स भाभी, आई मीन शिवानी जी, दीदी सॉरी, मैं मन्नू सर को ढूंढने तो गया था पर। बस बस बकवास मत कर। मुझे पता है तू अंकिता के फ्लैट से निकला तो सीधे मुंबई के लिए ही था। एक्चुअली वो क्या हुआ ना कि। बोला ना तेरी बकवास नहीं सुननी मुझे। तू अभी फ्लैट में है ना? हाँ, पर इस फ्लैट का कबाड़ा हो गया है, हमें इसे छोड़ना। मतलब वो हरामी आफताब भी तेरे साथ है? गौरव ने लेटे हुए आफताब की तरफ देखा। आंखें तो उस बेचारे की भी खुल चुकी थी। शिवानी दीदी, गलती हो गई। ये बेचारा भी आपकी और मेरी तरह सिचुएशन का मारा ही है। इसका इंटेंशन बुरा नहीं था। मुझे मत सिखा इंटेंशन। तुझे पता है ना मैंने साहिल का क्या हाल किया है? क्या हाल किया है मतलब? मतलब ये कि उसे नामर्द बनाकर, उसका नॉर्थ पोल काटकर, उसे भिखारी बना के सड़क पे बिठा दिया है। तो चाहता है कि तेरा भी यही हाल करूं मैं? नहीं नहीं भाभी, नहीं, आई मीन दीदी, नहीं। जो भी रिश्तेदारी आप चाहो उसके साथ नहीं, प्लीज। ठीक है, तुझे एक चांस देती हूँ। तेरे पास आज से लेकर 1 साल का टाइम है। तू उस फ्लैट को फिर से रहने लायक बना और कैसे भी करके मन्नू की खबर मुझ तक पहुँचा। अभी एक आखिरी हिसाब बाकी है उसका, समझा? जी भाभी, दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे। जी, मैं दूंगा, बस मेरा नुन्नू मत काटना। चल फोन रख, 1 मिनट सुन। गौरव सुनने लगा। शिवानी ने अचानक अपनी टोन बदल दी। तू मीरा को अपनी बहन मानता है ना? बधाई हो, तू भांजी का मामा बन गया। अरे वाह, मुझे उसकी फोटो। शिवानी ने बिना आगे कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। गौरव की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसके पास 1 साल का टाइम था। सो जा, अभी 1 साल है तेरे पास, इतनी टेंशन मत ले, हो जाएगा सब। नहीं यार, सिर्फ 1 साल है मेरे पास। इस फ्लैट को फिर से जीने लायक बनाना उतना बड़ा काम नहीं है जितना मन्नू सर को ढूंढना बड़ा काम है। किसको कॉल कर रहा है? हाँ, अपने मामा को। वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बादशाह अकबर हैं। मन्नू सर को कहाँ कहाँ ढूंढा जा सकता है, इसका कोई ना कोई तरीका उन्हें जरूर पता होगा। यास्मीन, मन्नू, उठो जल्दी। जुबैदा की तेज और मखमली आवाज से मन्नू की तुरंत नींद खुली। उसने देखा कि यास्मीन बेसुध होकर गहरी नींद में सो रही थी। यास्मीन का पेट उसकी ढीली ढाली टी शर्ट से भी बाहर निकल रहा था। मनु ने बड़े प्यार से उसके पेट पे हाथ फेरा। यास्मीन 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। मनु ने जुबैदा को प्रॉमिस करने के 2 महीने बाद ही यास्मीन को समझा बुझा के शादी कर ली थी। जुबैदा और यास्मीन के साथ रहते मनु को
1 साल हो चुका था। जुबैदा ने हल्के से दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गई। आप उठ गए? आप उठ गए, लेकिन ये साहबजादी अब तक सो रही है। क्या करेगी ये जिंदगी में? बताओ, माँ बनने वाली है और जिम्मेदारी का एहसास जरा भी नहीं। हम आप इसलिए तो इतनी मेहनत करते हैं जुबी कि इसका बचपना बना रहे। हाँ, पर बचपने की हद तो देखो। ये बेबी शावर करना चाहती है। इसमें क्या हर्ज है? वैसे भी अब इसके दोस्त बचे ही कितने हैं, 5-6 लोग हैं। वो आएंगे, हमारे होने वाले बच्चे को दुआएं देंगे और मुफ्त का खाना खाकर चले जाएंगे। हाँ, हमारे कश्मीर में ऐसा नहीं होता था। बच्चा होने के बाद अकीका करना अलग बात है, पर पैदा होने से पहले नहीं, किसी की बला बच्चे पर ना आ जाए। मनु ने बड़े प्यार से जुबैदा के सर पर हाथ फेरा। चिंता मत करो जुबी, यास्मीन कहाँ किसी ट्रेडिशन को मानती है। उसके लिए तो उसका कॉलेज, उसकी क्रांति ही सबसे बड़ा ट्रेडिशन है। इतने समय से परेशान ही है बेचारी, इसी बहाने थोड़ी खुश हो जाएगी। और मेहमानों की चिंता आप बिल्कुल मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मनु वॉशरूम तक गया। जुबैदा फिर यास्मीन को उठाने की कोशिश करने लगी। जुबी, मेरा टूथब्रश आपने बदला है? नहीं, वो ओरल डी कंपनी वाले आए थे कल। उन्होंने पुराने ब्रश के बदले में नए ब्रश दे दिए। अल्लाह जाने कौन सी स्कीम थी। मनु की आंखें फैल गई। उसने जुबैदा की तरफ देखा। जुबैदा ने भी उसके एक्सप्रेशंस नोट कर लिए। ओह, कहीं वो जानबूझकर कोई। मनु ने यास्मीन की तरफ इशारा किया। यास्मीन भी तब तक यॉर्निंग करती हुई उठ चुकी थी। क्या हुआ? आप दोनों हमेशा इशारों में बातें क्यों करते रहते हो? याशी डार्लिंग, लास्ट वीक तुम्हारे और तुम्हारे स्टूडेंट यूनियन की फोटो न्यूज़पेपर में भी आई थी ना? हाँ, बताया तो था आपको। जरा दिखाओ तो। हैं? न्यूज़पेपर कटिंग तो नहीं है मेरे पास। मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोडेड है, वेट। यास्मीन ने पीडीएफ खोलकर मनु को फोन थमा दिया। क्या हुआ दी? क्या हुआ है इसको? पता नहीं बहन, कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में। उस फोटो में अपना प्रेग्नेंट पेट लिए सेंटर में खड़ी थी। उसके चारों तरफ बाकी स्टूडेंट्स खड़े थे और बैकग्राउंड में मनु खुद मौजूद था। वो यास्मीन को घर ले जाने की विश लेकर आया था। अभी मनु इन सब चीजों का कंक्लूजन निकाल ही रहा था कि जुबैदा ने घंटी सुनी तो तुरंत गेट खोलने के लिए उठी। वेट, रुको, तुम मत जाओ, मैं देखता हूं। सीने से बाहर निकलने के लिए तैयार दिल को थामे हुए मनु ने गेट खोला। जिसका उसे डर था वही उसके सामने खड़ी थी। हेलो मन्नू जी, कैसे हैं आप? शिवानी के साथ साथ अंकिता, गौरव, मीरा और उसकी 1 साल की बेटी भी उसे देखकर हंस रहे थे। मनु ने सबको अपने हॉल में बिठा दिया। पेज पर ढेर सारा डाउट और कंफ्यूजन लिए यास्मीन भी आकर हॉल में ही बैठ गई थी। जुबैदा के फेस पर चिंता नजर आ रही थी। वो एकटक अंकिता को देख रही थी। मनु भयंकर नर्वस था, पर शिवानी और उसकी टीम में सब स्माइल कर रहे थे। सो हाउस लाइफ? गुड। मलिक साहब, कौन है ये लोग? आपके इन दोस्तों के बारे में पहले कभी क्यों नहीं बताया? हाँ, बताया नहीं मन्नू जी, बताना चाहिए था ना। जुबी, प्लीज यास्मीन को लेकर थोड़ी देर अंदर जाओ, मैं इनसे फारिग होकर आता हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज याशी। जुबैदा ने भी यास्मीन का कंधा पकड़ा और धीरे से बोली, आप लोग गुफ्तगू कीजिए, हमें शाम के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, हम होकर आते हैं। मनु ने तुरंत गाड़ी की चाबी जुबैदा की तरफ बढ़ा दी। उनके जाते ही मनु फ्रंट फुट पर आ गया। क्या चाहती हो तुम शिवानी? मैं अब वो नहीं हूँ जिससे तुम्हें नफरत थी। अरे, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। पहले ये तो पूछो कि तुम्हारे नाम बदल लेने, एक और शादी कर लेने के बाद भी हमने तुम्हें ढूंढ कैसे लिया? अखबार से पक्का तुम में से कोई एक या शायद सब रोज न्यूज़पेपर चेक कर रहे होंगे कि मैं कोई ना कोई ऐसा कांड करूं कि मेरी फोटो पेपर में आए। और शिवानी ने गौरव की तरफ देखा। वाह गौरव, तेरे मामा को लगता है कि वो ही अकेले स्मार्ट है, पर तेरा एक्स बॉस मन्नू तो और भी ज्यादा स्मार्ट है भाई।
मुझे यकीन था कि अगर तुम लोग रायजादा के पास मुझे ढूंढने के लिए हेल्प मांगने गए तो वो यही बोलेगा कि मैं बिना एडवेंचर के नहीं रह सकता, इसलिए न्यूज़पेपर में मेरे मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा थे। तभी तुमने 1 साल तक खुद को हर लाइमलाइट से दूर रखा। मेरा प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है शिवानी। मैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता हूँ। अब तुम बिना नौटंकी के ये बताओ कि मेरा टूथब्रश क्यों लिया था तुमने? ओह वो, तुम्हें ये भी पता चल गया? वाह, क्या स्मार्टी हस्बैंड मिला है यास्मिन को। कम टू द पॉइंट शिवानी। इजी टाइगर, तुम्हारा डीएनए टेस्ट करना था, तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारी पुरानी बीवी से तुम्हें एक बेटी हुई है। शिवानी ने उसे एक रिपोर्ट की कॉपी पकड़ा दी। मनु के हाथ कांपने लगे। इसमें सैंपल ए दुर्गा का है, मीरा की बेटी का है, और बी तुम्हारा है। आज यास्मिन को बहुत प्राउड होगा अपने मलिक साहब पे, क्यों? बाकी सब स्माइल करने लगे। मनु ने कांपते हाथों से रिपोर्ट खोली। उसमें लिखा था, सैंपल ए एंड सैंपल बी आर मैचिंग विद ईच अदर। मनु की आंखों में आंसू और फेस पर स्माइल आ गई। शिवानी ने रिपोर्ट खींच ली। स्टूपिड, अगर तुम ही इसके बाप होते तो मैं तुमसे यहाँ चिट चैट करने नहीं आई होती। रिपोर्ट मैच होते ही तुम्हें मार दिया होता। अब क्या? अब हम चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर कोई ऐसा काम नहीं करोगे कि मुझे वापस आना पड़े। मनु पहले ही ना में सर हिलाने लगा। शिवानी के साथ साथ बाकी लोग भी बाहर निकलने लगे। मनु ने मीरा की बेटी को गोद में लेने की कोशिश की। खबरदार, तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें माफ किया। मीरा की बेटी को छूना भी नहीं। मनु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने झट से जेब से 500 का नोट निकाला और बच्ची पर वार कर मीरा के हाथ में जबरदस्ती दे दिया। शिवानी जिस तूफान की तरह आई थी, उस भवंडर की तरह वो चली गई। मनु को दूर उसे अपनी कार आती दिखाई दी। कार में आगे आगे यास्मीन खिलखिला रही थी। तुम भला मानो या बुरा यास्मिन, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। क्या हुआ? आप बाहर क्यों खड़े हो? तुम्हें बहुत कुछ बताना है, अंदर आ जाओ।